हेलो दोस्तों, अल्फ्रेड नोएस की द हाईवेमैन एक बैलेड पोएम है। दोस्तों, बैलेड एक ऐसा पोएटिक फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको एक स्टोरी बताई जाती है और ये स्टोरी ऑफन रोमांटिक किस्म की होती है, रोमांटिक किस्म की स्टोरी। तो जैसे कि इस पोएम का नाम ही हाईवेमैन है, तो दोस्तों इस पोएम में हमें हाईवेमैन की रोमांटिक स्टोरी को बताया गया है पोएम के फॉर्म में। दोस्तों, हाईवेमैन जैसे कि वर्ड ही है, तो हाईवेमैन ये कोई नाम नहीं है बल्कि एक वर्ड है। ये हाईवेमैन ऐसे लुटेरों को कहा जाता है, ऐसे डकैतों को कहा जाता है जो राह चलते लोगों को लूट लेते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी कहानी का जो हीरो है वो एक डकैत है। और दोस्तों, जानबूझ के पोएट ने हाईवेमैन को कोई नाम नहीं दिया, उसके कैरेक्टर को कोई नाम नहीं दिया है, क्योंकि शायद पोएट ये चाहते हैं कि उसकी पहचान उसका काम ही हो। तो आइए बात करते हैं इस पोएम के बारे में। फर्स्ट स्टांजा में पोएट लिखते हैं, द विंड वॉज अ टोरेंट ऑफ डार्कनेस अमंग द गस्टी ट्रीज, द मून वॉज अ घोस्टली गैलियन टॉस्ड अपॉन क्लाउडी सीज, द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मूनलाइट और द पर्पल मून। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, ये रोमांटिक सेटिंग है। तो किसी भी रोमांटिक पोएम में देखोगे, किसी भी रोमांटिक टीवी सीरियल में आप देखोगे, तो वहाँ पे वातावरण का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पोएट ने शुरुआत ही की है विंड को डिस्क्राइब करते हुए। तो वो कहते हैं कि जो विंड है, जो हवा है, वो टोरेंट की तरह, मतलब किसी तेज बहती हुई नदी की तरह बह रही है ट्रीज के अंदर से। गस्टी ट्रीज मतलब जो पेड़ होते हैं, जो एकदम दमदार पेड़ होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं, उसके अंदर से हवा किसी नदी की तरह बह रही है। और साथ ही जो मून है, जो चांद है, वो किसी घोस्टली गैलियन की तरह, गैलियन होता है एक शिप, तो जो चांद है वो किसी शिप या जहाज की तरह क्लाउडी सीज, क्लाउड्स के ऊपर से जा रहा है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कितना रोमांटिक वे में यहाँ पे सेटिंग किया है। आगे वो कहते हैं, द रोड वॉज अ रिबन, जो रोड है तो वो किसी रिबन की तरह लग रही है और उसके ऊपर मून लाइट फैली हुई है। और यहाँ पे उन्होंने पर्पल मूर इस वर्ड का यूज़ किया है। पर्पल मूर मतलब जो कुरने होते हैं, जहाँ पे घास, सूखी घास होती है, तो उन सूखी घास के बीच से जो रोड गुजर रही है, वो मूनलाइट के अंदर, चांद के प्रकाश के अंदर, वो किसी रिबन की तरह लग रही है। और यहाँ पे जो पर्पल मूर उन्होंने बताया है, तो वो ये भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये एक रूरल एरिया है। दोस्तों, इस कहानी का जो स्टोरी है, जो सेटिंग है, वो 18वीं सदी का रूरल इंग्लैंड है। तो इसी वजह से इसमें आपको कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं दिखेगा। फिर आगे पोएट कहते हैं, एंड द हाईवेमैन केम राइडिंग। अब यहाँ पे हाईवेमैन इस वातावरण के बीच से, इन झाड़ियों के बीच से, उस रिबन जैसे दिखने वाली रोड के ऊपर से हाईवेमैन केम राइडिंग, वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ के राइड कर रहा है, राइडिंग। द हाईवेमैन केम राइडिंग अप टू द ओल्ड इन डोर। और फिर जो हाईवेमैन है वो अपने घोड़े पे सवार होके कहाँ तक पहुँचा? द ओल्ड इन डोर, जो इन होता है जहाँ पे प्रवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे जो सफ़र करने वाले लोग रहते हैं, ऐसी जगह पे आके हाईवेमैन रुक गया। अगले स्टांजा में हम जाते हैं। अगले स्टांजा में कहते हैं, he had a French cocked hat on his forehead। अब यहाँ पे जबकि उन्होंने पहले स्टांजा में वातावरण को एक्सप्लेन कर दिया, अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं कि जो हाईवेमैन था उसने फ्रेंच कॉक्ड हैट, जो फ्रेंच लोगों के ऐसे ट्रायंगुलर शेप की हैट होती है, वो हैट उसने पहनी हुई थी। अ बंच ऑफ लेस एट हिज चिन, और वो जो हैट होती है उसके लेसेस हमारे चिन तक आए हुए होते नीचे से। आगे कहते हैं, अ कोट ऑफ अ क्लैरेट वेलवेट, और उसने जो कोट पहना था वो क्लैरेट वेलवेट का था, मतलब कि महंगा कोट उसने पहना हुआ था। एंड ब्रेचेस ऑफ ब्राउन डो स्किन, और जो उसने ट्राउजर्स पहने थे, ब्रेचेस मतलब ट्राउजर्स, ब्रेचेस मतलब पैंट्स, जो उसने ट्राउजर्स पहने हुए थे वो ब्राउन डो स्किन की थी। दे फिटेड विद नेवर अ रिंकल, और जो उसके ट्राउजर्स थे उसके ऊपर एक भी रिंकल नहीं था, मतलब वो पूरी तरह से स्किन टाइट थी। हो सकता है उस समय का 18वीं सदी का वो कोई
स्टाइल रहा होगा। आज भी हम देखते हैं टाइट स्किन अभी वापस ट्रेंड में है, तो उस टाइम पे भी जो हाईवेमैन था उसकी जो ट्राउजर्स थे वो एकदम बिना रिंकल की, मतलब एकदम टाइट स्किन था। और वो कहते हैं हिज बूट्स वर अप टू द थाई, और जो कि वो एक हाईवेमैन था, उसका ज़्यादा इधर उधर घूमने का काम था, तो उसके जो शूज़ थे वो थाई तक थे, उसके पूरे ऊपर तक उसके शूज़ पहुंचते थे। एंड ही रोड विद अ ज्यूअल ट्विंकल, और आगे वो कहते हैं कि वो इतना स्टाइलिश था कि वो चमक रहा था स्टाइल में। हिज पिस्टल बर्ड्स अ ट्विंकल, और आगे जबकि पहले 4 लाइन में उसके ड्रेसिंग का यहाँ पे वर्णन किया है, अगली लाइन में पोएट कहते हैं हिज पिस्टल बर्ड्स, उसके पास एक पिस्टल भी था जो कि चमक रहा था, जो उसके पास गन थी वो भी चमक रही थी। इस रेपियर हिल्ड द ट्विंकल अंडर द ज्यूअल स्काई, और वो कहते हैं कि उसके पास जो छोटा सा चाकू था, जो बर्चा था, वो भी चमक रहा था, और वो चमक कहाँ रहा था? अंडर अ ज्यूअल स्काई। तो पूरा वातावरण ही उन्होंने यहाँ पे ज्यूअल कहा है, पूरा वातावरण यहाँ पे चमक रहा था, ऐसे वातावरण में उन्होंने इस पोएम की सेटिंग की है। आगे वो कहता है ओवर द कॉबल्स ही क्लैटर्ड एंड क्लैश्ड इन द डार्क केन। कॉबल्स मतलब जो रास्ते पे छोटे छोटे कंकर होते हैं, वो कंकर, वो कहते हैं कि उन कंकरों के ऊपर जब वो डार्क इन में अंधेरा था, जो कि वो इन के आगे, वो घर के आगे, तो वहाँ पे आके आवाज़ें आने लगी, क्योंकि घोड़ा जब उस कंकरों के ऊपर से घुरा तो उसकी कुछ आवाज़ें आने लगी। एंड ही टैप्ड विद हिज व्हिप, और फिर उसने उसके हाथ में जो व्हिप था, उसके हाथ में जो चाबुक था, उस चाबुक से उसने जो वहाँ पे शटर्स थे, शटर के ऊपर उसने आवाज़ें की। बट ऑल वॉज लॉक्ड एंड बार्ड, लेकिन जब उसने आवाज़ें करने की कोशिश की तो सब कुछ लॉक किया हुआ था। He whistled a tune to the window and who should be waiting there, और फिर उसने क्या किया? उसने सीटी बजाई, और उसने सीटी विंडो की ओर देख के उस ओल्ड इन डोर के आगे उसने एक सीटी बजाई, और वहाँ पे who should be waiting there, तो वहाँ पे कौन इंतज़ार कर रहा था पता है आपको? But the landlord's black-eyed daughter, वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था, जो वहाँ का ज़मींदार था, उस ज़मींदार की काले नैनों वाली लड़की। तो यहाँ पे हो सकता है जो लड़की है, जो हमारी इस कहानी की हीरोइन है, वो बहुत ही सुंदर है, बेस द लैंडलॉर्ड्स डॉटर, और वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी बेस। दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से वातावरण सुंदर था, और उस सुंदर वातावरण में यहाँ पे इनकी लव स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ रही है। प्लेटिंग अ डार्क रेड लव नॉट इनटू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, और जब वहाँ पे पोएट पहुँचे, जब हाईवेमैन पहुँचा तो वो क्या कर रही थी? रेड नॉट लव, वो अपने बालों में कुछ इस तरह से प्लेटिंग कर रही थी, कुछ इस तरह से उनके बालों को वो संवार रही थी कि जिससे कि वो सामने वाले को लगे कि वो प्यार का वर्णन कर रही है। तो अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं एंड डार्क इन द डार्क ओल्ड इन यार्ड अ स्टेबल विकेट क्रेक, और जब यहाँ पे पूरी तरह से उनका ये सेटिंग चल रहा था तो उसी वक्त अंधेरे में वो जो स्टेबल होता है, जहाँ पे तबेला होता है, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, वहाँ का दरवाज़ा धीरे से किसी ने तो खोला। वह टिम वॉज अ ओस्लर लिसन्ड, तो वहाँ पे सुनने वाला कौन था? टिम नाम का जो घोड़े की रखवाली करने वाला एक नौकर था, वो इन दोनों की बातों को, इन दोनों के कन्वर्सेशन को वो सुन रहा था। हिज फेस वॉज वाइट एंड पिग, और जब वो ये सुन रहा था तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था, क्योंकि वो उतना ध्यान दे के सुन रहा था। हिज आइज वर हॉलोज ऑफ मैडनेस, और उसकी जो आंखें थी वो किसी पागल इंसान की तरह लग रही थी। हिज हेयर लाइक मोल्डी है, और उसके जो बाल थे वो किसी घास की तरह लग रहे थे, जिन ऐसे घास की तरह, मतलब वो बिल्कुल ही प्रॉपरली स्टाइल में नहीं था, या वो दिखने में या उनका रहन सहन उतना अच्छा नहीं था। बट ही लव्ड द लैंडलॉर्ड डॉटर, लेकिन जो टिम था वो लैंडलॉर्ड की डॉटर को, मतलब कि बेस को वो प्यार करता था। द लैंडलॉर्ड्स रेड लिप डॉटर डम एज डॉग ही लिसन एंड ही हर्ड द रॉबर से, और फिर जिस तरह से कोई कुत्ता होता है जो एकदम शांत रह के पूरी बातें सुनता है, ठीक उसी तरह से टिम वहाँ पे स्टेबल में, तबेले के अंदर से उन दोनों की बातों को
सुनने लगा। अगले स्टांजा में हम जानेंगे कि वो बातें क्या चल रही थी। तो वहाँ पे हाईवेमैन कह रहा है, वन किस माई बोनी स्वीट हार्ट, आई एम आफ्टर प्राइज टुनाइट। तो यहाँ पे आके वो कह रहा है कि स्वीट हार्ट, वो कह रहा है मुझे तुम एक किस दे दो, हो सकता है हवा में ही क्यों ना सही, मुझे तुम एक किस दे दो। और वो कह रहा है आई एम आफ्टर प्राइज टुनाइट। और ये जो सेंटेंस है बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हाईवेमैन ने बेस को कहा कि मैं किसी प्राइज के आफ्टर हूँ, मतलब मैं आज कुछ लूटने वाला हूँ, मैं कुछ हाथ मारने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाईवेमैन की सच्चाई बेस को पहले से पता थी, क्योंकि वो खुले में उसको बता रहा है कि आज वो कोई तो चोरी करने वाला है। मतलब वो जैसा भी था उसको जानने पहचानने के बाद ही बेस उससे प्यार करती थी। मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ झूठ मूठ कह रखा था कि मैं बिजनेस करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो उसने कह रखा था कि वो चोर है, वो डकैत है। बट आई शैल बी बैक विद द येलो गोल्ड बिफोर द मॉर्निंग लाइट। और फिर हाईवेमैन ने कहा कि मैं येलो गोल्ड, सुनहरे रंग के सोने के साथ मैं कल सुबह की पहली किरण के साथ ही शायद वापस आ जाऊंगा। येट इफ दे प्रेस मी शार्पली, लेकिन फिर भी अगर मुझे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा दौड़ाया या बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मुझे फॉलो किया, एंड नैरे मी थ्रू द डे, और अगर दिन भर वो मेरा पीछा करते रहे, देन लुक फॉर मी बाय मूनलाइट। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि दिन भर भी वो मुझे दौड़ाते रहे, तो फिर शाम को मूनलाइट जब आ जाएगी तो उस वक्त तुम मेरा इंतज़ार करना। वो कह रहे हैं वॉच मी बाय मूनलाइट, आई विल कम टू दी बाय मूनलाइट। और वो कह रहा है कि मैं शाम को तुम्हारे पास जब मूनलाइट आ जाएगी उस वक्त मैं आऊँगा। दो हेल शुड बार द वे, फिर चाहे जो भी हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मूनलाइट आते आते तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊँगा। अगले स्टांजा में वो कहते हैं, ही रोज अपराइट इन द स्टिरप्स, ही स्केर्स कुड रीच हर हैंड। अब यहाँ पे जो हाईवेमैन है वो चाहता है कि वो बेस को छू सके, लेकिन बेस ऊंचाई पे है, तो इसलिए उसने क्या किया, वो घोड़े के ऊपर खड़ा हो गया। ही स्केर्स कुड रीच, लेकिन फिर भी वो उसके हाथ तक नहीं पहुंच पाया। बट शी लूजन हर हेयर इन द केसमेंट, लेकिन बेस ने अपने हेयर, अपने जो बाल थे उनको लूज किए केसमेंट में से। केसमेंट मतलब विंडो में से। तो बेस ने अपने बाल विंडो में से, खिड़की में से उसने अपने बाल नीचे छोड़ दिए। His face burnt like a brand as the black cascade of perfume came tumbling over his breast। और फिर उसका चेहरा ब्रांड की तरह जलने लगा, मतलब उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा जब ब्लैक कैस्केड, जब बेस के काले बाल जिनके ऊपर परफ्यूम था, क्योंकि हो सकता है कोई सुगंधित तेल बेस ने लगाया हुआ था, वो जब उसके चेहरे के ऊपर आके गिरे। एंड ही किस्ड हिट्स वेव्स इन द मूनलाइट। और फिर हाईवेमैन ने बेस के बालों को चुंबन किया मूनलाइट के अंदर, वो स्वीट ब्लैक वेव्स इन द मूनलाइट। देन ही टग्ड एट हिज रेन इन द मूनलाइट एंड गैलोप्ड अवे इन द वेस्ट। और फिर जब उसने बेस के बालों को ही चुंबन ले लिया तो यहाँ पे एक रोमांटिक वातावरण बैठ गया। और फिर उसने अपने घोड़े को इशारा किया और तेजी के साथ वेस्ट पश्चिम की दिशा में वो आगे बढ़ चल निकला। दोस्तों ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में पोएट ने लिखा है, ही डिड नॉट कम इन द डॉनिंग, मतलब वो सुबह सुबह वापस नहीं आया है। और ही डिड नॉट कम एट नून, और वो दोपहर को भी वापस नहीं आया। एंड आउट ऑफ द टॉनी सनसेट, टॉनी सनसेट मतलब जो बैंगनी कलर का, सॉरी जो ऑरेंज कलर का शाम को सूरज हो जाता है, वो शाम भी हो गई। और उसके बाद बिफोर द राइज ऑफ द मून, और चांद भी निकल आया, लेकिन फिर भी हाईवेमैन वापस नहीं आया। व्हेन द रोड वाज अ जिप्सीज रिबन लूपिंग द पर्पल मोर, अ रेड कोट ट्रूप केम मार्चिंग। और फिर हाईवेमैन तो नहीं आया, लेकिन जब शाम का वक्त हो गया, रात का जब वक्त हो गया, और जब रोड जिप्सी के रिबन की तरह लगने लगी, किसके अराउंड, पर्पल मूर, मतलब जो वहाँ के खेत खलियान थे जहाँ पे सूखी घास थी, उसके बीच में से गुजरती हुई रोड किसी रिबन की तरह जब लगने लगी रात के उजाले में, उस वक्त रेड कोट ट्रूप, मतलब रेड कोट पहने हुए
सैनिकों का ट्रूप मतलब सैनिकों का झुंड मार्च करते हुए वो आया कहाँ पे? वो आया ओल्ड इन डोर पे। दोस्तों अब यहाँ पे ये जो सैनिक आए हुए हैं, ये सैनिक आए हुए हैं हाईवेमैन की तलाश में। वो चाहते हैं कि उसे पकड़े और उसे सजा दे। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, दे सेड नो वर्ड टू द लैंडलॉर्ड, दे ड्रैंक हिज एल इंस्टेड, बट दे गैग्ड हिज डॉटर एंड बाउंड हर टू द फुट ऑफ द नैरो ब्रेड। अब वो जो सैनिक आए थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लैंडलॉर्ड है उससे उन्होंने एक वर्ड भी उन्होंने उससे बात नहीं की, और उसकी जगह उन्होंने उसकी दे ड्रैंक हिज एल मतलब उनकी शराब, तो उन्होंने उसकी शराब पी। बट दे गैग्ड हिज डॉटर, लेकिन बेस जो कि लैंडलॉर्ड की डॉटर है उसको उन्होंने गैग कर दिया, मतलब उनके बेस के मुंह में उन्होंने कोई कपड़ा ठूस दिया और उसके बाद उसे उसी की बेड के फुट को, उसी की जो पलंग थी उसी के पलंग के वहाँ पे उसने उसको बांध दिया। 2 of them knelt at her casement, और उसके बाद क्या किया? उसमें से 2 जनों ने उसकी खिड़की में से झांक के देखा, विद मस्केट्स एट देयर साइड, और उनके हाथों में क्या थी? बंदूकें थी। देयर वॉज डेथ एट एवरी विंडो, और फिर यहाँ पे उन्होंने डेथ एट एवरी विंडो इसलिए कहा क्योंकि उन सैनिकों के पास बंदूकें थी और वो हर एक खिड़की पे जाके पोजीशन पकड़ के बैठ गए। वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब हाईवेमैन आएगा और हम उसे गोली से उड़ाएंगे। एंड हेल एट वन डार्क विंडो, हालांकि हर एक विंडो पे, हर एक खिड़की के ऊपर सैनिक था, लेकिन एक खिड़की जो थी उसे उन्होंने हेल कहा है, नरक कहा है, क्योंकि उस एक खिड़की पे बेस भी थी। बेस जो कि लैंडलॉर्ड की लड़की है और जो हाईवेमैन से प्यार करती है, उसके लिए वो जो क्षण है वो उसे नरक की तरह लग रहे हैं, क्योंकि उसके प्रेमी को मारने के लिए ये सारे सैनिक वहाँ पे खड़े हुए हैं। फॉर बेस कुड सी थ्रू हर केसमेंट द रोड दैट ही वुड राइड, क्योंकि जिस जगह पे, जिस खिड़की पे बेस खड़ी थी वहाँ से वो देख सकती थी कि किस रास्ते से हाईवेमैन आने वाला है, तो उसे उस जगह पे खड़े खड़े लग रहा था कि वो किसी नरक में है। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, दे हैड टाइड हर अप टू अटेंशन विद मेनी अ स्निगरिंग जेस्ट, और फिर उन लोगों ने उसे अटेंशन मतलब जिस तरह से हम सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं उसी पोजीशन में उन लोगों ने बेस को टाई कर दिया, मतलब बांध दिया, और उन्होंने कहा विद अ स्निगरिंग जेस्ट मतलब हंसी मजाक करते हुए, हो सकता है वो उन्होंने कुछ कमेंट्स किए बेस को, उसका उन्होंने मजाक उड़ाया और उस मजाक करते हुए उन्होंने उसे खड़ी पोजीशन में बांध दिया। दे हैड बाउंड अ मस्केट बिसाइड हर, और फिर उन्होंने उसके बाजू में मस्केट जो कि एक पुराने किस्म की लंबे नोजल वाली बंदूक होती है, वो उन्होंने उसके बाजू में बांध दिया। विद अ बैरल बीनीथ हर ब्रेस्ट, और उसकी छाती के नीचे ही उसका बैरल पहुंचे, मतलब अगर आप गोली चलाओगे तो जहाँ से गोली निकलेगी वो गोली उसकी छाती के वहाँ से निकलेगी। नाउ कीप गुड वॉच दे किस्ड हर, और फिर उन सैनिकों ने बेस को कहा कि अब तुम अच्छे से नज़र रखना। शी हर्ड द डेड मैन से, लुक फॉर मी बाय मूनलाइट, वॉच फॉर मी बाय मूनलाइट, आई विल कम टू दी बाय मूनलाइट दो हेल शुड बार द वे। और जब उन लोगों ने बेस को वहाँ पे बांध दिया तो बेस को याद आया कि कल रात को हाईवेमैन ने मुझे कहा था कि चाहे जो भी हो जाए मैं मूनलाइट आते आते कल की रात आते आते मैं ज़रूर आऊँगा, चाहे जो भी हो जाए। अब उसे ये सारी बातें उस बंधी हुई पोजीशन में याद आने लगी। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, शी ट्विस्टेड हर हैंड्स बिहाइंड हर बट ऑल द नॉट्स हेल्ड गुड। उसने क्या किया? बेस ने अपने हाथ जो उसके हाथ को भी बांधा गया था तो उसने उसके हाथ ट्विस्ट किए, उसने कोशिश की कि जिन बंधन में उसे बांधा गया तो वो उसे छोड़ सके, लेकिन ऑल द नॉट्स हेल्ड गुड, लेकिन सारी भी जो गांठें वहाँ पे बांधी हुई थी वो अच्छे से टाइट थी। शी रिड हर हैंड्स टिल हर फिंगर्स वर वेट विद स्वेट और ब्लड, और उसने बहुत देर तक अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की जब तक उसके हाथ गीले नहीं हो गए। और यहाँ पे उसे ये भी नहीं समझ रहा था कि वो जो गीलापन है वो स्वेट पसीने की वजह से है या ब्लड की वजह से है। दे स्ट्रेन्ड इन द डार्कनेस एंड द आवर्स क्रॉल बाय लाइक ईयर्स,
और फिर वो जो सैनिक थे वो वहीं पे स्ट्रेच करने लगे और ट्रेन में, मतलब उनका ज़्यादा ध्यान नहीं, इस ओर नहीं था कि हाईवेमैन आ रहा है या नहीं, बल्कि वो रिलैक्स थे वहाँ पे शाम के अंधेरे में। और वो जो वक्त गुजर रहा था वो बेस को लग रहा था कि हालांकि कुछ घंटे ही गुजरे थे, उसे वो लग रहा था कि साल गुजर गए हैं। टिल नाउ ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कोल्ड ऑन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट, द ट्रिगर एट लीस्ट वाज हर्स। और फिर जब रात के 12 बजे का समय हो गया, तब तक बेस यहाँ पे कोशिश करती रही। और फिर आखिरकार एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, जब रात के 12 बज गए, तो उस वक्त उसे ढूंढते ढूंढते हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए तो उसे ट्रिगर मिल गया। दोस्तों ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर वो होता है जिसे दबाने के बाद बंदूक में से गोली बाहर चली जाती है। तो आखिरकार बेस को ट्रिगर मिल गया और उसे लगा कि एटलीस्ट चाहे जो भी हो, मेरे पास कम से कम ये ट्रिगर तो है। अगले स्टांजा में पोएट ने लिखा है, द टिप ऑफ वन फिंगर टच्ड इट, शी स्ट्रो नो मोर फॉर द रेस्ट। और फिर उसके हाथ का, उसकी उंगली का एक बस कोना उस ट्रिगर को छू गया और शी स्ट्रो नो मोर, मतलब उसने उसके बाद कुछ और ढूंढने की कोशिश नहीं की, बस उसे ट्रिगर मिल गया तो बस उस वहीं पे वो रुक गई। अब शी स्टूड अप टू अटेंशन, और फिर वो एकदम सावधानी की पोजीशन में वो खड़ी हो गई विद द बैरल बीनीथ हर ब्रेस्ट, और उसके छाती के वहाँ पे बैरल था और वो सावधान की पोजीशन में खड़ी हो गई। शी वुड नॉट रिस्क देयर हियरिंग, और फिर उसने कोशिश की कि वो ज़्यादा आवाज़ ना निकाले जिससे कि उनका ध्यान उसकी ओर वापस आ जाए। शी वुड नॉट स्ट्राइव अगेन, और फिर उसने वापस कोशिश नहीं की कि वो खुद को वहाँ से छुड़ाए। फॉर द रोड ले बेयर इन द मूनलाइट, क्योंकि जो आगे रोड थी वो बेयर रोड थी, मतलब पूरी खुली रोड थी मूनलाइट के अंदर। ब्लैंक एंड बेयर इन द मूनलाइट एंड द ब्लड ऑफ हर वेन्स इन द मूनलाइट थ्रॉब टू हर लवर्स रिफ्रेन। और उसी वक्त, उस मूनलाइट की वक्त ही उसके रगों में जो खून बह रहा था, जो खून उसके रगों में बह रहा था, वो अपने लव्स रिफ्रेन, अपने प्यार को बचाने के लिए वो उसके अंदर खून बह रहा था। मतलब वो चाहती थी कि इस सिचुएशन में वो हाईवेमैन को कुछ भी ना होने दे। और फिर प्लॉट 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 हैड दे हर्ड इट, और यहाँ पे बेस को आवाज़ आया प्लॉट प्लॉट, जो कि घोड़े के आने का आवाज़ है। और फिर उसने खुद से सोचा कि हैड दे हर्ड इट, जो सैनिक है कहीं उनको भी तो ये आवाज़ नहीं सुनाई दी। द हॉर्स रूफ्स रिंगिंग क्लियर, और उसको वो आवाज़ एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान इस ओर था कि हाईवेमैन कब आएगा। प्लॉट 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 इन द डिस्टेंस वर दे डीफ दैट दे डिड नॉट हियर। और फिर बेस को ये सवाल पड़ा खुद को कि ये सारे सैनिक क्या डीफ तो नहीं है, कहीं बहरे तो नहीं कि इनको ये आवाज़ नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला आवाज़ आया हाईवेमैन के आने का, घोड़े का आवाज़, वो बेस को आया, क्योंकि बेस का पूरा ध्यान उस रोड की ओर था और वो पूरी जद्दोजहद से चाहती थी कि वो हाईवेमैन की जान बचाए। द हाईवेमैन डाउन द रिबन ऑफ मूनलाइट ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, द हाईवेमैन केम राइडिंग राइडिंग राइडिंग, द रेड कोट्स लुक टू देयर प्राइम, शी स्टूड अप स्ट्रेट एंड स्टिल। और फिर उसी मूनलाइट के अंदर जो रोड है, उस रोड से हाईवेमैन राइड करते हुए आगे बढ़ता चला गया। और फिर अचानक से जो वहाँ पे रेड कोट पहने हुए जो सैनिक थे, उनका फिर ध्यान हाईवेमैन की ओर गया। और फिर जब जिस पल में उन सैनिकों का ध्यान हाईवेमैन की ओर गया, उसी क्षण में बेस एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई। जिस पोजीशन में उसे बांधा गया था, उस पोजीशन में वो सीधा खड़ी हो गई। प्लॉट प्लॉट इन द फ्रॉस्टी साइलेंस, और फिर जो साइलेंस था, उस साइलेंस में उसे आगे से आवाज़ आने लगा। प्लॉट प्लॉट इन द इकोइंग नाइट, और फिर जो आवाज़ उस घोड़े के पैरों से आ रहा था, वो उस रात में गूंजने लगा। नियरर ही केम एंड नियरर, और फिर वो धीरे धीरे वो आगे आगे बढ़ता गया और बेस के नज़दीक आता गया। हर फेस वॉज लाइक ए लाइट, और फिर हो सकता है डर के मारे हो या उत्कंठा के मारे हो, बेस का चेहरा लाइट की तरह चमकने लगा। हर आइज ग्रू वाइड फॉर अ मोमेंट, और फिर उसकी आंखें एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसकी आंखें ऐसी चौंक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। शी ड्रू वन लास्ट डीप ब्रेथ, और फिर
बेस ने एक लास्ट ब्रेथ ली, एक बड़ी सांस ली। देन हर फिंगर मूव्ड इन द मूनलाइट, और फिर उसी पल बेस का जो फिंगर था, जो उसके हाथ था, वो मूनलाइट के अंदर मूव कर गया। मतलब बेस के उंगली के पास जो ट्रिगर था, वो ट्रिगर बेस ने दबा दिया। हर मस्केट शैटर्ड द मूनलाइट, और फिर जो बंदूक थी, उस बंदूक की आवाज़ से जो रात का शांति भरा समा था, वो पूरी तरह से वहाँ पे आवाज़ हो गया। शैटर्ड हर ब्रेस्ट इन द मूनलाइट एंड वॉर्न्ड हिम विद हर डेथ, और फिर उसकी जो गूंज थी, उसकी आवाज़ से उसने अपनी खुद की मौत दे के, खुद की जान दे के उसने हाईवेमैन को आगाह कर दिया कि यहाँ पे कुछ खतरा है। अगले स्टांजा में पोएट लिखते हैं, ही टर्न्ड हिज स्पर्ड टू द वेस्ट, और फिर हाईवेमैन वो जहाँ पे भी था, उसने गोली की आवाज़ सुनी और वो वहीं से वापस टर्न कर गया और वो वेस्ट दिशा में चला गया। ही डिड नॉट नो हु स्टूड, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कौन है जो बोर्ड विद हर हेड ओवर द मस्केट, जो उस मस्केट के, उस बंदूक के ऊपर ऐसे झुका हुआ है, ड्रेंच्ड विद हर ओन रेड ब्लड, और अपने खुद के खून में सना हुआ ऐसा कौन है जो उस बंदूक के ऊपर खड़ा है। नॉट टिल द डॉन ही हर्ड इट, और उसे सुबह तक नहीं पता था कि आखिर वो कौन था। हिज फेस grew great to hear how Bess, the landlord's black-eyed daughter, had watched for her love in the moonlight and died in the darkness there. और फिर जब सुबह हुई तब जाके कहीं उसे ये पता चला कि किस तरह से बेस, जो कि लैंडलॉर्ड की बेटी है, उसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अब जैसे ही उसे ये पता चला, उसी क्षण बैक ही स्पर्ड लाइक अ मैडमैन, और किसी पागल प्रेमी की तरह, किसी पागल इंसान की तरह वो वापस मुड़ चला जहाँ पे भी था वहाँ से, शाइकिंग अ कर्स टू द स्काई, और वो बड़े शाइकिंग कर्स मतलब वो गाली देते हुए, गाली गलौज करते हुए, गुस्से में वो वापस वहाँ से लौट चला। विद द वाइट रोड स्मोकिंग बिहाइंड हिम एंड हिज रेपियर ब्रांडिश्ड हाई, और उसके हाथ में जो चाकू था, वो चाकू ऐसे ऊंचा उठा के और एकदम गुस्से के साथ अपने घोड़े पे बैठ के वो गांव की ओर बढ़ता चला गया। उसे बदला लेना था उन लोगों से जिन लोगों के कारण बेस ने अपनी जान दे दी थी। ब्लड रेड वर हिज पर्स, और वो जो वक्त था उसमें उसके जो आंखें थी वो पूरी तरह से लाल हो गई, और रेड वाइन वॉज हिज वेलवेट कोट व्हेन दे शॉट हिम डाउन ऑन द हाईवे। और फिर दोपहर के वक्त में उसे जो सैनिक थे उन लोगों ने उसे शॉट डाउन कर दिया, उसे मार दिया। डाउन लाइक अ डॉग ऑन द हाईवे एंड ही ले इन हिज ब्लड ऑन द हाईवे विद द बंच ऑफ लेस एट हिज थ्रोट। और दोपहर के समय में उन लोगों ने उसे किसी कुत्ते को जिस तरह से मार देते हैं रोड पे, ठीक उसी तरह से खुले रोड पे उन सैनिकों ने हाईवेमैन को मार दिया। और वो रोड पे ऐसे पड़ा था जैसे कोई कुत्ता हो, और खुद के ही खून में वो सन गया था। और जब वो मर गया था उस वक्त भी उसके थ्रोट के वहाँ पे लेस थी, मतलब उसके सर पे टोपी थी जिसके लेसेस उसके गले के वहाँ तक आते थे। एंड स्टिल ऑफ अ विंटर्स नाइट दे से, और आज भी कहते हैं कि जब विंटर की नाइट आती है, जब विंड इन द ट्रीज, when the moon is on ghostly gallon tossed upon the cloudy seas, when the road is a ribbon of moonlight over the purple moor, a highwayman comes riding, a highwayman comes riding up to the old inn door. और फिर अब वहाँ के लोग जो रहते हैं उस एरिया में, वो लोग कहते हैं कि आज भी जब विंटर नाइट होती है, जब विंटर की नाइट होती है, और जब हवा तेजी के साथ पेड़ों के अंदर से बह रही होती है, और जब चांद ऐसे बादलों के ऊपर से गुजरता है जैसे कि वो कोई बड़ी जहाज़ हो, उस वक्त उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हाईवेमैन उस गांव की ओर बढ़ता चला जाता है जहाँ पे बेस रहती थी। और आगे ये भी कहते हैं ओवर द कॉबल्स, और वो जब बढ़ता आता है तो जहाँ पे वो पहले आया करता, ठीक उसी तरह से जब वो पहुँचता है तो कंकरों की आवाज़ उस डार्क इन यार्ड जहाँ पे भी वो पहले आता था उस जगह पे फिर से उनको कंकरों की आवाज़ आती है।
He taps with his whip on the shutters, but all is locked and barred. He whistles a tune to the window, and who should be waiting there but the landlord's black-eyed daughter, Bess, the landlord's daughter, plaiting a dark red love knot into her long black hair. और आज भी उस पूरे इलाके में ये कथा प्रचलित है कि वापस वो आता है और फिर से जैसे आज भी वो जिंदा है, ठीक उसी तरह से फिर से एक बार वो जब उस एरिया में पहुंच जाता है तो वहाँ पे घोड़े की आवाज़ें आती है। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये जो उन्होंने कहानी बनाई है, इस कहानी में वो अमर प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे आप रहो ना रहो, आपका प्यार हमेशा ज़िंदा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो का आपके प्रोफेशनल करियर में ज़रूर यूज़ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।